गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। आज हम बात करेंगे उत्सर्जी अंगों के बारे में कि उत्सर्जन से संबंधित मानव शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर लेक्चर में हमने देखा था कि उत्सर्जन क्या है। तो मैं एक बार आपको सरसरी नज़र से उत्सर्जन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन जो है हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन जो है, जो अपशिष्ट पदार्थ जो हैं शरीर से बाहर जो निकाले जाते हैं, वो उत्सर्जी अंगों के द्वारा निकाले जाते हैं। और उन उत्सर्जी अंगों के बारे में हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो गाइज आप ध्यान देंगे कि वक्र के बारे में हमने सबसे पहले आपका डिस्कशन किया था। उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, जैसे वक्र हुआ उत्सर्जी अंग, सेकेंड है मूत्रवाहिनी, तीसरा है मूत्राशय और चौथा है मूत्रभाग, जिसके अंदर हमने वक्र के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। फिर भी हम वक्र को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं कि वक्र जो हैं मानव के अंदर वन पेयर यानी एक जोड़ी उपस्थित होते हैं। वक्र का जो आमाप होता है वो 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा व 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। वक्र जो होते हैं, दोनों वक्र ध्यान रखना, दोनों वक्र जो हैं उनके अंदर लगभग 20 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। और एक नेफ्रॉन जो है लगभग 1 करोड़ 30 लाख छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल से निर्मित होता है। वक्र जो हैं सभी पदार्थों को छानने का कार्य करते हैं। मूत्र भी वक्र में ही छनते हैं, रुधिर का छनना भी अपने वक्र के अंदर ही पूरा होता है। तो हमने वक्र के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे उत्सर्जी अंग में मूत्रवाहिनी, जो वक्र से लगभग 3 गुना ज़्यादा लंबी होती है। वक्र की लंबाई मैंने अभी आपको बताई थी कि 10 से 11 सेंटीमीटर होती है, तो 3 गुना मतलब 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा क्या होगा, मूत्रवाहिनी होगा। और बोथ किडनी से मूत्रवाहिनियाँ निकलती हैं, दो, राइट किडनी से भी मूत्रवाहिनी निकलेगी और लेफ्ट किडनी से भी मूत्रवाहिनी निकलेगी। तो मूत्रवाहिनी की हम बात करते हैं, जिसे ये यूरेटर कहा जाता है। तो गाइज आप इसको शांति से कंसंट्रेशन के साथ में इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछ लिया जाता है। उत्सर्जी अंगों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। वक्र हमने पढ़ा है, सेकंड पढ़ रहे हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी जो है वो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब ध्यान में ये देना है कि मूत्रवाहिनी को अंग्रेजी में यूटर भी कहा जाता है या यूरेटर भी कहा जाता है। मूत्रवाहिनी में ध्यान दीजिए कि प्रत्येक वक्र की नाभि से पेशियों से निर्मित मोटी लंबी संकरी नलिका निकलती है। पहले पॉइंट को ध्यान में रखना है कि प्रत्येक वक्र से यानी दोनों वक्रों से 2 मूत्रवाहिनियां निकलती हैं। जो हमने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि हमारे वक्र कुछ इस तरीके से होते हैं। 2 वक्र होते हैं ये, और यहां से जो मूत्रवाहिनियां निकल रही थी ये जो स्थान है ये वक्र नाभि होती है। और वक्र नाभि से यहाँ पर ये मूत्रवाहिनियां निकलती हैं जो आके मूत्राशय में खुलती हैं। तो ध्यान देना कि प्रत्येक वक्र की नाभि से पेशियों से निर्मित, मतलब उनमें पेशियों से निर्मित मोटी लंबी संकरी नलिका होती है। या यूँ कहूँ कि जो मूत्रवाहिनी है उसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा होती है और अंदर का भाग संकरा होता है। सेकेंड इसमें बात करते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि प्रत्येक वक्र की नाभि से पेशियों से निर्मित मोटी लंबी और संकरी नलिका निकलती है, जिसे मूत्रवाहिनी कहा जाता है। सेकंड इसमें पॉइंट है कि मूत्रवाहिनी का वक्र में स्थित, ध्यान देना, ये मूत्रवाहिनी है और इसका वक्र में स्थित प्रारंभिक भाग जो है वो चौड़ा होता है और जो इसका अंतिम भाग है वो सकरा हो जाता है। तो देखिए कि मूत्रवाहिनी का वक्र में स्थित प्रारंभिक भाग चौड़ा व कीपनुमा होता है, जिसे वक्र श्रोणी कहते हैं। तो गाइज यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर आपको एक वक्र की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये अपना वक्र है और यहाँ इस तरीके से मूत्रवाहिनी निकलती हैं और वो मूत्राशय में जाके मिल जाती हैं। तो प्रारंभिक जो भाग है ये चौड़ा होता है और ये भाग कहलाता है वक्र श्रोणी कहलाता है। ध्यान रखना, वक्र श्रोणी कहलाता है। और ये दोनों वक्रों से निकलती हैं और प्रारंभिक भाग तो कैसा होगा, चौड़ा होगा और ये धीरे धीरे कीपनुमा हो जाता है। और जैसे ही मूत्राशय में जाता है, मूत्राशय शंकु रूपी होता है, तो वहाँ पर इसका भाग संकरा हो जाता है। तो देखिए
कि मूत्रवाहिनी का वक्र में स्थित प्रारंभिक भाग चौड़ा व कीपनुमा होता है जिसे वक्र श्रोणी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वक्र श्रोणी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना कि मूत्रवाहिनी जैसे ही वक्र से निकलेगी तो उसका प्रारंभिक भाग चौड़ा व कीपनुमा होता है, वह प्रारंभिक भाग ही वक्र श्रोणी कहलाता है। तीसरी बात करते हैं मूत्रवाहिनी के अंदर कि वक्र श्रोणी से प्रारंभ होकर, ध्यान रखना तीसरा पॉइंट है, वक्र श्रोणी से प्रारंभ होकर दोनों मूत्रवाहिनी नीचे जाकर मूत्राशय में खुलती हैं। मैंने यहाँ पर एक वक्र से निकलने वाली मूत्रवाहिनी को दिखाया है, दूसरे वक्र से भी मूत्रवाहिनी निकलेगी और दोनों मूत्रवाहिनी जो है मूत्राशय में खुलेंगी और एक मूत्रवाहिनी की लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, तो दूसरी की भी कितनी होगी 25 से 30 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना कि मूत्रवाहिनी का प्रारंभिक भाग वक्र श्रोणी कहलाता है जो चौड़ा एवं कीपनुमा होता है। यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट कर दिया जाता है, अमूमन पूछ लिया जाता है कि जो अपना किडनी है उसका प्रारंभिक भाग जो मूत्रवाहिनी जहाँ से जुड़ती है वो क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना वो वक्र श्रोणी कहलाता है। मैं इसको फिर अंडरलाइन कर देता हूँ कि मूत्रवाहिनी जहाँ वक्र में प्रारंभिक भाग जहाँ से जुड़ा हुआ होता है वह वक्र श्रोणी कहलाता है, वह चौड़ा व कीपनुमा होता है। तीसरा पॉइंट हम मूत्रवाहिनी में देखते हैं कि वक्र श्रोणी से प्रारंभ होकर दोनों मूत्रवाहिनी नीचे मूत्राशय में खुलती हैं। अब ध्यान रखना इन दोनों मूत्रवाहिनियों की जो भित्तियां हैं वो मोटी होती हैं और अंदर का जो स्पेस है वो संकरा होता है और इन भित्तियों में क्रमानुकुंचन तरंगे उत्पन्न होती हैं जिससे जो मूत्र है मूत्रवाहिनियों में नीचे सरकता रहता है। तो गाइस ध्यान रखना कि वक्र श्रोणी से प्रारंभ होकर दोनों मूत्रवाहिनी नीचे मूत्राशय में खुलती हैं। इनकी भित्ति पेशियों से निर्मित होती है और मोटी होती हैं जो मूत्रवाहिनी से मूत्र को आगे बढ़ाने के लिए क्रमानुकुंचन तरंगे उत्पन्न करती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूत्रवाहिनी में मूत्र को आगे बढ़ाने के लिए उनमें कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो गाइस ध्यान रखना कि मूत्र को मूत्रवाहिनी में आगे बढ़ाने के लिए क्रमानुकुंचक तरंगे उत्पन्न की जाती हैं और वो किनके द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो अपनी वक्र श्रोणी से प्रारंभ हो रहा है मूत्रवाहिनी उसके अंदर मोटी पेशियों से निर्मित संरचनाएं होती हैं और उन संरचनाओं के द्वारा क्रमानुकुंचक तरंगे उत्पन्न की जाती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो ध्यान रखना कि मूत्र को देखते ही हमें एक इरिटेशन सा महसूस होता है और हम एक रिएक्शन करते हैं मूत्र को देखते हैं कि छी, तो छी का मतलब होता है 6, तो मूत्र का पीएच मान लगभग 6 होता है। तो ध्यान रखना गाइस। आगे हम बात करते हैं मूत्राशय की, तो उत्सर्जी अंग में वक्र हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया। तीसरी बात करते हैं मूत्राशय की। मूत्राशय जो है थैली समान संरचना होती है। मैंने आपको चित्र में बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जो नीचे थैलीनुमा संरचना है ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे वो संकरा हो जाता है। तो ध्यान रखना कि मूत्राशय को यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। तो ध्यान रखिए कि मूत्राशय क्या है, हम आज इसको पढ़ने वाले हैं। तो यह एक थैली समान संरचना होती है। मूत्राशय क्या है, एक थैली समान संरचना, और उस थैली समान संरचना में होगा क्या, उस थैली समान संरचना में मूत्र का संग्रह होता है। और मूत्र का पीएच मैंने अभी बात की आपसे, मूत्र का पीएच होता है लगभग 6, क्योंकि मूत्र को देखते ही हमें इरिटेशन सा हो जाता है और हम छींक की सी बात करते हैं, तो छींक का मतलब हो जाता है 6, तो मूत्र का पीएच हो गया 6। हम बात कर रहे हैं मूत्राशय की। मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें मूत्र को संग्रहित किया जाता है। अब ये जो मूत्राशय है इसमें इसकी जो भित्ति है वो भित्ति 3 स्तरों से बनी हुई होती है। अब हम देखते हैं कि ये इसकी भित्ति 3 स्तर जो निर्मित हो रही 3 स्तरों से वो कौन कौन से हैं। पहला इसका स्तर है बाह्य स्तर, जो पेरिटोनियम का सिरोस्ता स्तर कहलाता है। जो पेरिटोनियम से आवृत होगा उसे सिरोस्ता स्तर कहा जाता है। दूसरा है मध्य स्तर। मूत्राशय का जो मध्य स्तर है वो अरेखित पेशियों से निर्मित होता है, इसलिए उसे अरेखित पेशी स्तर भी कहा जाता है। तीसरा है आंतरिक स्तर। आंतरिक स्तर जो है मूत्राशय का वो श्लेष्मा कोशिकाओं से निर्मित होता है, इसलिए इसे श्लेष्मिक स्तर भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं मूत्राशय के अंदर कि मूत्राशय जो है शंकु रूपी होता है। आपने शंख देखा है मंदिरों में, शंख के समान, एज इट इज शंख के समान मूत्राशय की संरचना होती है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा होता है, नीचे वाला भाग संकरा होता है। तो गाइस ध्यान देना कि मूत्राशय शंकु रूपी होता है जिसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचला भाग संकरा होता है।
पांचवी हम बात करते हैं मूत्राशय के अंदर कि नर में मूत्राशय मलाशय के आगे स्थित होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मनुष्य हैं, मानव जो हैं, स्पेशली नर की हम बात करें तो नर के अंदर मूत्राशय की स्थिति कहाँ होती है, तो नर में मूत्राशय मलाशय के ऊपर पाया जाता है, जबकि महिलाओं में मलाशय के ऊपर मूत्राशय नहीं पाया जाता, जबकि महिलाओं में जो है ये मूत्राशय की स्थिति होगी वेजाइना के ठीक ऊपरी भाग पर, जहां पर वेजाइना होती है उसके ठीक ऊपर भाग पर मूत्राशय स्थित होता है, जबकि मेल के अंदर ये मलाशय के ठीक ऊपर पाया जाता है या स्थित होता है। मैं इसमें क्वेश्चन आपको और बता दूं कि मूत्राशय जो है उसमें लगभग 700 से 800 ml यूरिन जो मूत्र है उसका संग्रह किया जाता है। यहां से भी क्वेश्चन निकाल दिया जाता है कि मूत्राशय में मूत्र का संग्रह कितना किया जा सकता है या उसकी क्वांटिटी कितनी होती है मूत्राशय के अंदर मूत्र के संग्रह की। तो ध्यान रखना कि मूत्राशय में मूत्र के संग्रह की लगभग 700 से 800 ml मूत्र को संग्रहित किया जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि मूत्राशय जो है उसकी भित्ति कितने स्तरों से मिलकर बनी होती है, तो मूत्राशय की भित्ति 3 स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है। पहला बाह्य स्तर, दूसरा मध्य स्तर, तीसरा है आंतरिक स्तर। अगली हम बात करते हैं उत्सर्जी अंग में, पहला वक्र हो गया, दूसरा मूत्रवाहिनी भी हो गया, तीसरा मूत्राशय भी हो गया, चौथा बात करते हैं मूत्र मार्ग की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उत्सर्जी अंगों के रूप में। अगर मूत्राशय में मूत्र का स्टोर एक कैपेसिटी के बाद में नहीं होता और उस कैपेसिटी के लिए जिम्मेदार होता है मूत्र मार्ग, क्योंकि मूत्र मार्ग जो है उसमें अवरोधनी पेशियां पाई जाती हैं और वो अवरोधनी पेशियां क्या करती हैं, जो मूत्र मार्ग है उसको कसकर बांधे रखती हैं ताकि मूत्र बाहर ना निकल जाए। और जैसे ही हम मूत्र त्याग की इच्छा होती है या मूत्र त्याग करते हैं तो वो अवरोधनी पेशियां जो हैं शिथिल अवस्था में आ जाती है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन कर दिया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे मूत्र मार्ग की कि जो मूत्र मार्ग है उसको कैसे हम पढ़ने वाले हैं। गाइस, नॉर्मली तरीके से माइंड को फ्री फॉर्म में रख के आप आराम से इन चीज़ों को पढ़ेंगे, इजी है। बायो ज़्यादा इरिटेशन पैदा करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बट इसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। मूत्र मार्ग को यूरेथ्रा कहा जाता है, यूरेथ्रा भी से कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि मूत्राशय की गिरवा से एक पतली नलिका निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। पूछा जाता है कि मूत्राशय की गिरवा से निकलने वाली पतली नलिका जो अवरोधनी पेशियों से निर्मित होती है क्या कहलाती है, तो वो यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग कहलाता है। और मनुष्य का मूत्र मार्ग लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो गाइस ध्यान रखना, मूत्र मार्ग की हम बात कर रहे हैं जहां से मूत्र को बाहर निकाला जाता है, यानी मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। मूत्र मार्ग जो है, सबसे पहले मूत्रवाहिनी में आ जाओ, जो दोनों वक्रों से निकलती हैं और मूत्राशय में जाके खुलती हैं। अब मूत्राशय की बात करते हैं। मूत्राशय शंकु रूपी होता है, ऊपर से चौड़ा, नीचे से संकरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूत्र मार्ग की कि नीचे जो संकरा भाग है वो जहां खुलेगा वो मूत्र मार्ग कहलाता है। तो मैंने क्या कहा कि मूत्र मार्ग की गिरवा से एक पतली नलिका निकलती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। अगली हम बात करते हैं कि मूत्र मार्ग जो है मूत्र को शरीर से बाहर त्यागने का कार्य करता है या शरीर से बाहर निकालता है। तीसरी बात हम मूत्र मार्ग में करते हैं कि मूत्र मार्ग पर अवरोधनी पेशियां उपस्थित होती हैं जो मूत्र मार्ग को कसकर बांधे रखती हैं तथा मूत्र त्याग के समय शिथिल हो जाते हैं, जिससे मूत्र त्याग में आसानी होती है। अगली हम मूत्र मार्ग में बात करते हैं चौथे नंबर की कि पुरुषों में मूत्र मार्ग लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसमें मूत्र व वीर्य दोनों को ही बाहर निकाला जाता है। पांचवी बात करते हैं कि स्त्रियों में मूत्र मार्ग का अभाव होता है, मूत्र मार्ग स्त्रियों में उपस्थित नहीं होता। छठी मूत्र मार्ग की हम बात करेंगे। 6 पॉइंट इसका है कि नर में मूत्र मार्ग 3 भागों में बटा होता है। गाइस यहाँ पर क्वेश्चन फिर बना लिया जाता है कि जो नर है उसमें मूत्र मार्ग को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। पहला भाग है प्रोस्टेट भाग जो प्रोस्टेट ग्रंथि से शुरू होता है, दूसरा है झिल्ली नुमा भाग और तीसरा है सिसनी भाग। पहले हम आपको बता दें कि यहाँ से क्वेश्चन और निकल जाता है कि पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है। तो गाइस तो ध्यान रखना कि पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। अब हम बात करते हैं कि पुरुषों में मूत्र मार्ग उपस्थित होता है जबकि स्त्रियों में मूत्र मार्ग का अभाव होता है। अगली बात हम करने वाले हैं कि मूत्र मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है।
वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है प्रोस्टेट भाग, दूसरा है झिल्ली नुमा भाग, तीसरा है सिसनी भाग। तो 3 भाग हैं मूत्र मार्ग के जो हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइस पहले मैं आपको ये बात और बता दूं कि ये मैंने जो राइट किया है ये नोट्स के बेस पे, आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको 12th के प्रिपरेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, स्कूल खुलने का कोई समय अपने पास फिक्स डिसाइड नहीं है। तो क्यों ना हम इसको राइट करके नोट्स भी सही तरीके से कंटिन्यूसली बनाते हुए जाएं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। इसके डायग्राम्स को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं नोट्स को आपको क्लियर कर देता हूं। डायग्राम को देख के आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। नर में मूत्र मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोस्टेट भाग, दूसरा है झिल्ली नुमा भाग और तीसरा है सिसनी भाग। पहले हम प्रोस्टेट भाग की बात करते हैं। प्रोस्टेट जो भाग है लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अब यहाँ पर ध्यान देना प्रोस्टेट भाग के अंदर कि यह प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से गुजरता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोस्टेट जो भाग है वो कहाँ से शुरू होगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है स्पर्म को जनरेट करने वाली होती है, जहाँ से स्पर्म रिलीज होते हैं और स्पर्म जिस नलिका से गुजरते हैं वो शुक्र वाहिनियाँ कहलाती हैं। और ध्यान रखना गाइस, इस प्रोस्टेट भाग में दोनों शुक्र वाहिनियाँ आके खुलती हैं। ये दोनों शुक्र वाहिनियां आके कहाँ खुलती हैं? इस प्रोस्टेट भाग में खुलती हैं। और ध्यान रखना गाइस, प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो स्पर्म को रिलीज करती है, यानी कि स्पर्म बनने की क्रिया कहाँ होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा होती है। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से गुजरता है। कौन? प्रोस्टेट भाग। किसका? मूत्र मार्ग का। आगे बात करते हैं कि दोनों शुक्र वाहिनियां इसी भाग में खुलती हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रोस्टेट भाग में कौन सी वाहिनियां खुलती हैं, या यूं पूछ लिया जाए कि शुक्र वाहिनियां किस भाग में खुलती हैं, तो शुक्र वाहिनियां प्रोस्टेट भाग में खुलती हैं। और प्रोस्टेट भाग जो है किसके मध्य से होकर गुजरता है? तो प्रोस्टेट भाग प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से होकर गुजरता है। दूसरे भाग की हम बात करते हैं झिल्ली नुमा भाग। झिल्ली नुमा भाग जो है यह प्रोस्टेट ग्रंथि एवं सीसन के मध्य का छोटा भाग होता है। इन दोनों के बीच में, मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि और सीसन के बीच में एक छोटा सा भाग होता है, वो भाग कहलाता है झिल्ली नुमा भाग। तीसरा भाग की बात करते हैं सिसनी भाग। यह 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूत्र मार्ग का सिसनी भाग कितना लंबा होता है? बीच में एक नलीनुमा संरचना होती है, तो ध्यान रखना यह 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसमें मेन पॉइंट क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि यह सिसन के कार्पस, अंडरलाइन कर लेना गाइस, इसको जब नोट्स आप बनाएं तो इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि आपके नीट के लिए फाउंडेशन जो बच्चे करने जाते हैं इस क्वेश्चन को आप जरूर गौर से देखेंगे। यह सीसन के कार्पस स्पंजियोसम से निकलकर, किससे? कौन? सिसनी भाग कहां से निकलेगा? यह सीसन के कार्पस स्पंजियोसम से निकलकर सीसन मुंड के शीर्ष पर बाह्य मूत्र छिद्र के रूप में बाहर निकलता है। गाइस इसको समझना है कि सीसन भाग क्या है। यह सीसन के कार्पस स्पंजियोसम से निकलता है तथा सीसन मुंड के शीर्ष भाग पर बाह्य मूत्र छिद्र के रूप में बाहर खुलता है। तो गाइस आज हमने नॉर्मली उत्सर्जी अंगों के बारे में बात करी है। पहला वक्र के बारे में बात की थी। वक्र का वजन लगभग 120 ग्राम से 170 ग्राम होता है। वक्र गुलाबी रंग के होते हैं। मनुष्य में वक्रों की संख्या 2 होती है। वक्रों का आकार मैंने आपको बताया था 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर लगभग मोटा वक्र होता है। और वक्र जो है इसमें लगभग, दोनों वक्रों में लगभग 20 लाख नेफ्रॉन स्थित होते हैं और एक नेफ्रॉन लगभग 1 करोड़ 30 लाख छोटी माइक्रोट्यूब्यूल से निर्मित होता है। दूसरी बात हमने की थी मूत्र वाहिनी की। मूत्र वाहिनी क्या थी? दोनों वक्रों से, उसकी नाभि से निकलने वाली और पेशियों से निर्मित मोटी लंबी संकरी जो नलिका थी वो मूत्रवाहिनी कहला रही थी। मूत्रवाहिनी में इसकी भित्ति मोटी झिल्ली नुमा होती थी, या यूं कहें इसकी जो भित्ति है मोटी पेशियों से निर्मित होती थी जो मूत्रवाहिनी में मूत्र को आगे बढ़ाती थी या उसमें क्रमानुकुंचन तरंगे उत्पन्न करती थी। मूत्राशय के बारे में हमने बात की थी कि मूत्राशय थैली नुमा संरचना होती है। इसमें मूत्र का संग्रह होता है। मूत्र का पीएच लगभग 6 होता है। मूत्र मार्ग के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। तो गाइस आज हमने उत्सर्जी अंगों के बारे में सही तरीके से जितना हो सके उतनी हमने जानकारी यहाँ पर आपको दी है। अब आपको करना क्या है कि जो ये नोट्स मैंने आपको यहाँ पर राइट कर रहे हैं इनको आप अपनी कॉपी में सही तरीके से सावधानी पूर्वक राइट करें, ताकि आपको 12वीं के अंदर जब तक ये समस्याएं रहेंगी लॉकडाउन की, नोट्स बनाने की समस्या आपको ना रहे। थैंक्स गाइस।